तो बच्चों, विज्ञान के सेशन में मैं ऋचा सेठ आज विद्यालय की तरफ से आपका यह सेशन ले रही हूँ। और जैसा आप जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, इसमें हम अब डिफरेंट जो सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको समझ रहे हैं। आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है केंद्रक के बारे में। हमने समझ लिया है कि एक सेल का मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल में हमने देखा था कि उसका सेल वॉल होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं केंद्रक मींस न्यूक्लियस की। तो ये क्या है, ये सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये सब हम आज के सेशन में समझेंगे। टाइम है बुक खोलने का। आर यू रेडी विद योर बुक्स? ओके, सो आप लोग खोलिए अपनी बुक्स। सो बच्चों, हम लोग जैसा मैंने अभी बताया था, हम केंद्रक की बात करने जा रहे हैं आज, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और जैसा आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर को समझने के लिए प्याज की झिल्ली या कॉर्क का हमने देखा था। कॉर्क का जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें तो सिंपल सेल स्ट्रक्चर के बारे में समझा था, लेकिन जब हमने प्याज की झिल्ली का देखा था तो हमने उसको थोड़े से उसके जो एक सेल स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा समझा था। और हम लोगों ने, आपको याद होगा, जो हमने स्लाइड बनाई थी वो आयोडीन की कुछ बूंदे डाली थी। तो मेन जो आपका इसमें ये कहा गया है कि जब हमने आयोडीन की बूंदे डाली तो क्या था कि हमें जितने सेल्स थे सब में हमें इक्वल उसका कलर सेम टाइप का मिला था, या हमें कलर में कुछ एक डिफरेंस देखने को मिला था। तो हमने बेसिकली अगर देखें तो हमें वो एक डिफरेंस देखने को मिला था। कुछ जो क्षेत्र थे वो हमें गहरे रंग के एक दिखाई दे रहे थे, और तथा कुछ जो क्षेत्र थे जो हमने जो झिल्ली पर जब आयोडीन डाला था तो उसके कुछ क्षेत्र हमें क्या था, वो कुछ डार्क कलर के थे, कुछ एक लाइट कलर के हमें देखने को मिले थे। तो बेसिकली उसमें मेन जो ये एक जो, अगर हम प्याज की झिल्ली का अगर हमें याद है वो स्ट्रक्चर, हमने सेंटर में भी एक पॉइंट देखा था, याद है या नहीं, है ना? तो हमने एक सेंटर में पॉइंट देखा था। तो वो जो पॉइंट आता है, जो एक डार्क सर्कल आता है, वो होता है एक्चुअली न्यूक्लियस। ठीक है। और और जैसे हमने ये आयोडीन विलयन का यूज करा था, तो आप इसके अतिरिक्त सैफरीन या मैथिलिन ब्लू का भी यूज कर सकते हैं जब आप कोई ऐसे स्लाइड का आपको सेल स्ट्रक्चर देखना हो। तो हमने प्याज की कोशिका को देखा है। अब हम लोग देख रहे हैं, ये तो प्याज क्या हो गया, ये हमारा हुआ एक प्लांट का, है ना, पादप कोशिका हुआ। अगर हमें अपने शरीर की कोई कोशिका का करना हो तो इसमें वो एक आपको इस क्रियाकलाप में ये बताते हैं कि आप ना अपना माउथ खोलकर, और ये जो आइसक्रीम खाने वाला चम्मच होता है, इससे आपका जो गाल के अंदर का आप थोड़ा सा एक स्क्रैच आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सॉफ्ट स्किन होती है। और कभी कभी जब हमारा कुछ गर्म खाने से हमारा क्या होता है, जल भी जाता है, तो स्किन सेपरेट होती है। तो ये मतलब मीन्स बहुत हमारी एक हमें थिन लेयर मिलती है। तो हम यहाँ से हम वो लेकर और उसको अगर हम स्लाइड पर देखेंगे तो हम ये जो उसका जब हमने स्लाइड में जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेम हमें वैसा ही जैसा हमने प्याज की झिल्ली में देखा था, तो हमें काफी कुछ सेल स्ट्रक्चर वैसा ही देखने को मिलेगा। मीन्स हमें सेल्स मिलेंगे, सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि जो कोशिकाओं की आकृति एक हमें देखने को मिलती है। अब जो है कोशिका के मध्य में हमें एक और चीज देखने को मिलती है, जिसका थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, और वो जो है, वो जो डॉट वाला जो स्ट्रक्चर है वो होता है केंद्र। और अगर कहें तो सेल का एक जो पूरा कहें कंट्रोल सिस्टम होता है वो केंद्र, जो सब काफी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। सो अब यहाँ पर देखिए, आपको पूरा एक न्यूक्लियस के बारे में समझा रहे हैं, और क्योंकि आपको ऐसे बुक में कोई पिक नहीं दिखाई है, कुछ एक चित्र से नहीं समझाया, तो ये जो आज का टॉपिक है, मैं अब आगे मैंने जो आपका ये पूरा कंटेंट है इस पे नोट्स बनाए हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। तो टाइम है मेरा स्लाइड खोलने का।
और जो ये केंद्रक झिल्ली की बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये अब आप एक तो सबसे पहली बात है कि अब आपके सामने जब सेल स्ट्रक्चर आए तो आपको एकदम डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि ये प्लांट सेल है या ये एनिमल सेल है, मीन्स ये जंतु का या पादप कोशिका का चित्र है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि आपको एक ही मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ना, तो ये जो आपको एक ही झिल्ली दिखाई दे रही है, इसका अर्थ है ये है जंतु कोशिका। समझ में आ गया? तो सबसे पहले, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो सब में प्रेजेंट है, और जहां कोई एक प्लांट और एनिमल सेल में जहां डिफरेंस आएगा वो हम आपको स्पेशली जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे केंद्रक है, ये दोनों चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो उसमें हमें देखने को मिलती है। तो जो अब है जो आपका पूरा उसमें समझा रखा है, तो अब हम सामने पिक्चर होगी, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये जो सेंटर पार्ट है देखिए, ये होता है केंद्रक। ये यहाँ पे देखिए ये दिखा रखा है केंद्रक, क्लियर। और यहाँ पे इसके जो देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, वो होती है हमारी केंद्रक झिल्ली। क्लियर हुआ? तो जैसे कोशिका झिल्ली हुई, ऐसी ये केंद्रक झिल्ली होती है। और केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से केंद्रक का द्रव्य बाहर आता है। तो एक सबसे पहली बात है, जो केंद्रक है, जो मीन्स न्यूक्लियस है, उसका जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमें गैप्स देखने को मिल रहे हैं ना। तो हमें एक पता चल गया, जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, या कहें छिद्र होते हैं। और जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक फ्लूइड, एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक का द्रव्य बोल सकते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। केंद्रक का द्रव्य मीन्स केंद्रक में जो द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स, तो प्लास जो हम कहते हैं वो हम लिक्विड के लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस का हमने न्यूक्लियो लिया, और प्लास न्यूक्लियोप्लाज्म ये अंदर होता है। क्लियर? अब जो ये जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। दूसरा, ये आपका जो बहुत लंबा उन्होंने एक काफी रिपीटिशन से समझा रखा है, तो वो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेन आज जो हमें समझना है वो समझना है न्यूक्लियस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने आपको ये जो न्यूक्लियस का पार्ट है इसको यहाँ ये बड़ा करके दिखाया, और देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। तो ये देखिए, तो हमने क्या देखा, ये न्यूक्लियस है पूरा, ठीक है। और ये जो हमने कहा था ना छिद्र होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या केंद्रक का द्रव्य। और जो अब हम बात कर रहे हैं डीएनए, वो क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। तो ये जो जालीदार ऐसा आप जो पतले पतले थ्रेड्स देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं क्रोमैटिन पदार्थ। क्लियर हुआ? और इस क्रोमैटिन में डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो आपने डीएनए तो एक नाम सुना होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। और जब हमें कोई एक पता करना होता है कि सेम फैमिली के लोग हैं क्या हैं, तो हम डीएनए टेस्ट करते हैं। और इवन हर किसी का अपना एक डीएनए होता है, किसी का कभी मैच नहीं होता। तो कभी कभी जब कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, तब भी हम डीएनए टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं ये वही है या नहीं। तो अगर देखें तो ये बिल्कुल हम अंदर का सेल बहुत डीप की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो आप सिंपल हम नाम पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तो याद रखें, तो डीएनए एक्चुअली कहाँ हमारे प्रेजेंट है, जो हमारी कोशिका है, कोशिका में जो आपका केंद्रक है, केंद्रक में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन वो डीएनए अभी हम कह रहे हैं केंद्रक में डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में उपस्थित है। तो ये जब हम सेल डिवीजन की बात करेंगे तब ये बताएंगे कि कैसे ये क्रोमैटिन पदार्थ जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, और जब सेल 1 से 2, 2 से 4 हो रहे होते हैं,
तब ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये कैसे एक हम उसमें से डीएनए निकलता है, वो सब हम जब सेल डिवीजन की बात करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया आपको इतना। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, क्रोमोसोम तथा डीएनए। तो यहाँ पे अब आप ये जो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार आकृति में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अब आप ये देखें कि हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स की ही वजह से हमारा क्या होता है, हमारा मेल और फीमेल में डिफरेंस आता है। तो फीमेल में हमारा XX क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है, मेल में XY का होता है। तो ये सब काफी आप देखेंगे तो ये एक डिटेल जो है वो जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब समझेंगे। अभी तो आप समझ लीजिए सिर्फ इनके नाम, आप जो नए नए नाम आपको पता चल रहे हैं उनको याद रखें। तो जो हमारा जैसे हमने ये करा था, तो केंद्रक में जो क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय वो क्या होता है, वो एक जैसे यहाँ ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं छड़ाकार आकृति में हो जाता है। और जैसा मैंने अभी कहा था कि ये अभी आप समझ लीजिए वो थ्रेड रूप में है, लेकिन जब सेल्स में विभाजन हो रहा है तब ये वो इस आकार के हो जाते हैं। और जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो मेन जो है मींस न्यूक्लियस में जो है क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमेटिन मटेरियल का अर्थ है हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, और क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, वो क्रोमोसोम्स में हमारे डीएनए होते हैं, और ये जो उनका स्ट्रक्चर केमिकल कॉम्पो देखें तो वो प्रोटीन के बने होते हैं। और क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। तो ये ही जो होते हैं ये एक जैसे तभी हमारा क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है वो अपने माता पिता से रंग में या शरीर की आकृति में, बालों के रंग में कहीं ना कहीं एक हमें छवि देखने को मिलती है। तो जो एक रिजेम्बलेंस हमें बच्चे की पेरेंट से जो एक देखने को मिलती है वो इसलिए होती है क्योंकि पेरेंट से क्रोमोसोम के थ्रू आनुवंशिक गुण आप बच्चे के अंदर आते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना डीएनए अणु के रूप में माता पिता से अगली संतति में जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो ये क्या है, क्रोमोसोम से मीन्स वो डीएनए वो एक आपका जो है वो सूचना लेकर जाता है। तो यहाँ ये देखें, ये जो डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये समझ लिये ये हमारा माता पिता से संतति के में आता है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स थिंग है, और इसको आप बुक से हो, आप बुक से भी पढ़े, जो मैं आपको दिखा रही हूँ उससे पढ़िए। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये जो है आपका ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में ये डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए में ये जो एक पार्ट होता है ये पूरा जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है। और ये एक जेनेटिक आपकी इंजीनियरिंग, आपका पूरा एक जेनेटिक्स का पूरा एक टॉपिक है। जब आप ये ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब इसको और डिटेल में समझेंगे। सो अब हम देखते हैं डीएनए तथा क्रोमेटिन पदार्थ के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं कि उस कैसे सेल का क्या एक स्ट्रक्चर चलना है, वो सारा डीएनए अणु में प्रेजेंट होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, जो इसका एक वो होता है कि वो जो एक फंक्शनल पार्ट होता है वो होता है डीएनए का जीन। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। तो अगर हमारा एक सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है तो डीएनए क्या होते हैं, वो ऐसे क्रोमेटिन पदार्थ में रहते हैं। लेकिन जब उनका एक विभाजन की क्रिया चल रही होती है तब हमने देखा वो छड़ाकार आकार में आ जाते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ की बात अगर हम करें, क्रोमेटिन पदार्थ
धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड है। जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, क्रोमैटिन पदार्थ क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। तो ये देख रहे हैं कि काफी हमारा ये कॉम्प्लेक्स थिंग जा रही है, और हर वर्ड का पहले हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फिर उनकी डिटेल पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम क्रोमैटिन पदार्थ के बारे में एक वर्ड बोल रहे थे, लेकिन अब क्रोमैटिन पदार्थ के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, धागे की तरह की एक रचनाएं हैं जो एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और और वो एक जाल के रूप में प्रेजेंट है। और जब एक हमारा सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है, तब यही क्रोमैटिन पदार्थ क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाते हैं। तो ये सारा जैसे जैसे हमारे एक बॉडी में फंक्शंस होते हैं, इस प्रकार उनमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं। अब हम कोशिकीय जनन में केंद्रक की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं, हम जीन्स की बात कर रहे हैं, हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जनन प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोशिका जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं बनाती है। तो देखिए, ये एक कोशिका है, और जब इसमें विभाजन हो रहा है, तब ये देखिए दो कोशिका में चेंज हो रहा है। क्लियर हुआ? और दूसरी चीज एक जो इम्पोर्टेंट मैं आपको और इसमें एक बताना कर रही हूँ कि जो हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा था, उसको आप समझें कि जितनी हमारी जो हमने जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स की बात करी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि जो कोशिका वो पहले किसी एक कोशिका से ही बनी हुई होती है। तो समझ में आया, ये दो कोशिका जो बनी है, ये इस कोशिका की वजह से बनी है। अब ये जो एक कोशिका, ये अगेन दो में डिवाइड हो गई, तो वो जो दो नहीं बनेंगी, वो इस कोशिका के कारण बनेंगी। वो वाला टर्म आपको याद आ गया? दूसरी चीज जो अभी हम बार बार पढ़ रहे थे, जो क्रोमैटिन पदार्थ है, वो फिर क्या होता है, वो क्रोमोसोम्स का रूप ले लेता है, वो होता है। तो देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमैटिन पदार्थ होता है, और जब ये सेल डिवीजन होने जा रहा है, तो देखिए ये कैसे अलग अलग हो गए क्रोमोसोम रूप में, और फिर ये चेंजेस आते हैं। जो ये कैसे चेंजेस है, ये सारा भी बहुत डिटेल स्टडी है, और ये आप 12th में भी नहीं, आप इसका डिटेल फॉर्म ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे अगर आप बायो लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। केंद्रक कोशिका के विकास व परिपक्व को निर्धारित करता है तथा सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। तो ये जो है केंद्रक, जो है कोशिका के विकास और उसका जो एक मैच्योरिटी जो हो रही है, उसको वो कंट्रोल करता है। और जो एक लिविंग जो सेल्स हैं, जो सजीव कोशिका में जो एक रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, उन पर भी वो कंट्रोल रखता है, केंद्रक से ही निर्देश आता है। तो वो ये क्या है, इसलिए कहा था जो हमारा न्यूक्लियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल का, क्योंकि सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाविधि चल रही है, वो उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, केंद्रक में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ये बात आपको? अब जो है, अब हम देखते हैं बैक्टीरिया की कोशिका के बारे में। बैक्टीरिया क्या है कि यूनिसेलुलर है, ये एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है उसके अंदर डीएनए प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा क्या आ गया, ये एक सेल वॉल आई, और यहाँ पे जो हमने एक केंद्रक का देखा था कि वो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे मटेरियल अंदर बाहर आ जा सकता है। यहाँ पे वो डीएनए मटेरियल बिना किसी प्रोटेक्शन के ऐसे ही सेंटर में प्रेजेंट होता है। और ये जितने हमारे एक कोश की हैं, उसमें ये एक खासियत होती है कि ये जो आपका जो होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है।
केंद्रक क्षेत्र में केवल क्या होता है, ये क्रोमैटिन पदार्थ होता है और इस क्षेत्र को हम केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर हुआ? तो डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन, तो ये न्यूक्लियोइड मींस केंद्रकाय। ये मैंने इसलिए दोनों वर्ड्स आपके सामने लिखे कि आप कभी खुद जब अपने आप रिवाइज करें तो आपको क्लियर हो जाए। और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन खुद बना सकते हैं, और वो हम ये जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी वजह से होती, क्लोरोफिल की प्रेजेंट से। तो अब इसका अर्थ है कि जो बैक्टीरिया उसमें क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, वो झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा बैक्टीरिया की ये एक सेल स्ट्रक्चर, और ये फ्लैजिला होते हैं जो उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम लोग आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आज देखने वाले हैं, वो है प्रीकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या है कि केंद्रक की जो झिल्ली के आधार पर जीवों को हमने दो समूहों में बांटा है। मींस ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो केंद्रक मींस न्यूक्लियस की जो एक मेम्ब्रेन है उस पर है, उसके अकॉर्डिंग है। तो क्या फर्क आता है उसमें, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जीव किसी जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो प्रोकैरियोट और सॉरी सो अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। तो ये जो प्रोकैरियोट है यूकैरियोट है, ये केंद्रक झिल्ली के आधार पर हम इसको दो कैटेगरी में डालते हैं। तो हमने अभी देखा कुछ जीवों में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, और कुछ में हमने देखा केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जैसे एक कोश की अभी हमने बैक्टीरिया के बारे में समझा। तो प्रोकैरियोट क्या हो गए कि जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है वो होते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिनमें झिल्ली प्रेजेंट होती है, जिनमें झिल्ली होती है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट। इन जीवों की कोशिकाओं में अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं, इन जीवों की कोशिकाओं में अधिकांश द्रव्य अंगक होते हैं। अब ये मींस अंदर के जो, और अभी हम जब सेल ऑर्गेनेल्स की और जो बात करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे जो एक यूनिसेलुलर है उनमें काफी कुछ एक जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जो नॉर्मल अगर हम लिविंग बीइंग का जो मल्टी सेलुलर है उनके सेल्स को अगर हम एनालाइज करें। और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, लेकिन यूकैरियोट में कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड के रूप में प्लास्टिड में होता है। तो ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्लास्टिड्स जो है ये हमें एक जो हमारे प्लांट सेल्स हैं उनमें हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोट हैं उनमें प्लास्टिड्स होती नहीं है, लेकिन उनके अंदर आपकी ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो हो रही है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन वो एक जैसे कहीं एक ड्रॉप की तरह कहीं एक है क्लोरोफिल जिसकी हेल्प से उनका कार्य चल रहा है। लेकिन यूकैरियोट्स में पर्टिकुलर एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड्स, और उसमें हमें क्लोरोफिल मिलता है। और ये जो प्लास्टिड क्लोरोफिल की बात है, ये जब हम ये प्लास्टिड्स की बात करेंगे तब आपको और समझाएंगे, ये एक सेल ऑर्गेनेल ही है। तो क्लियर हुआ? तो हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के हिसाब से वो प्रेजेंट है या नहीं है, हम सेल्स को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो बच्चों आज हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, और आज मैंने मेनली आपको नोट्स के हेल्प से समझाया क्योंकि आपके उसमें कोई पिक्चर्स नहीं थी, और काफी कुछ एक कंपैरिजन हमें करना था, जैसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट, और कैसे जो हमारा सेल डिवीजन हो रहा है, तो जो क्रोमैटिन पदार्थ है वो कैसे क्रोमोसोम्स फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये सब मुझे थोड़ा आपको ये एक आपके चित्रों से समझाना अच्छा लगा, तो वो मैंने लिया। तो ये आप बुक में भी देखिएगा, और ये सारा जो बुक का आपका मैटर है ये एक नोट्स रूप में सामने है,
तो आप चाहें तो वीडियो पॉज कर करके इसको ऐसे जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट ये जो डिफरेंसेस है नोट्स है आप कॉपी में नोट कर सकते हैं कि जब आप चाहें आप अपनी कॉपी खोल के उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा अब यही खत्म होता है। अगले सेशन में हम इस चैप्टर का एक और टॉपिक लेंगे, एक और सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।